वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी ज़िंदगी और जेब पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब होटल, एयरपोर्ट या ट्रेन टिकट वेरिफिकेशन की फिजिकल कॉपी देने की आपको जरूरत नहीं है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को एक नए आधार ऐप की घोषणा की, जिसके जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित की जा सकेगी। यूजर्स को अपने फोन पर आधारित ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद यूजर को ऐप में लॉगिन करना है और एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा। यहाँ भी आधार वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। आप होटल चेक इन ले लीजिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी लीजिए, वहाँ पर हर जगह क्यूआर कोड को स्कैन आप करवा सकते हैं। ऐप में फेशियल ऑथेंटिकेशन की भी सुविधा आपको मिलेगी, जिसमें यूज़र्स की पहचान की पुष्टि तुरंत हो जाएगी। यह ऐप मौजूदा एम आधार ऐप से अलग होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस नए आधार फीचर की जानकारी साझा की। पोस्ट के जरिए वैष्णव ने नए एप्लीकेशन को लोगों के बीच लॉन्च किया। एक्स पोस्ट के जरिए वैष्णव ने आधार एप्लीकेशन के मुख्य फीचर्स के साथ साथ आपको बताया कि आप कैसे इस नए ऐप को यूज़ कर सकते हैं और इसके फीचर्स की खासियत बताई। उन्होंने बोला कि यूज़र कंट्रोल और डेटा शेयरिंग की सुरक्षा इसके अंदर प्राथमिकता उसमें दी गई है। अश्विनी वैष्णव का दावा है कि एप्लीकेशन आधार वेरिफिकेशन को यूपीआई पेमेंट की तरह ही काफ़ी हद तक आसान बनाया गया है। इसके यूज़र्स डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहज एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस और फ्री एटीएम यूज़ करने की लिमिट को बढ़ा दिया है। बैंक के ये नए नियम 1 फरवरी 2025 से प्रभावी माने जाएंगे। बैंक ने फीस स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है, जिसमें एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। नई पॉलिसी के तहत सभी मेट्रो या नॉन मेट्रो ग्राहक अब हर महीने एसबीआई एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंक एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी रखने वाले ग्राहकों को अन्य बैंक एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का एवरेज मंथली बैलेंस रखने वाले अकाउंट होल्डर्स को एसबीआई और अन्य बैंक एटीएम दोनों से अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको रेपो रेट पर क्या हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके लोगों को बड़ी राहत दी है। जिसने भी लोन लिया है उनका लोन अब सस्ता हो जाएगा। एक तरफ रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती करके कर्जदारों को राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का अधिकार भी एनपीसीआई को दे दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मीटिंग में कहा कि आरबीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आर्थिक ज़रूरतों के आधार पर पर्सन टू मर्चेंट के लिए होने वाले ट्रांजैक्शन में यूपीआई पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बदलने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरत को देखते हुए इस ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि अब पर्सन टू मर्चेंट और मर्चेंट टू मर्चेंट पेमेंट की लिमिट तय करने का अधिकार एनपीसीआई को दिया जाएगा। फिलहाल ये लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बदलाव आप देख सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने पर्सन टू पर्सन यूपीआई लेन देन की सीमा जो 1 लाख रुपए थी वो सेम रखी है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। तो आज 9 अप्रैल बुधवार के दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। जाहिर है कि अभी तक ट्रंप टैरिफ का पूरा असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि शेयर बाजार के लिए अच्छा दिन रहा था। कल आज बीएसई सेंसेक्स 379 अंक लुढ़क कर 73,847 पर क्लोज हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 136 अंक गिरकर 22,399 पर बंद हुआ। आज सुबह ही प्री ओपन मार्केट में नेगेटिव संकेत मिल रहे थे। प्री ओपन में बीएसई सेंसेक्स 23 अंक लुढ़क गया था। बीएसई सेंसेक्स में पूरे दिन बिकवाली रही। लगभग सभी बड़े सेक्टर्स में बिकवाली बनी रही। हालांकि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर जो है वो बढ़ोतरी के साथ बंद हुए। सुबह से एफएमसीजी में खरीदारी देखी गई थी। इसमें लगभग 2% की बढ़ोतरी रही। इसके अलावा आईटी और पीएसयू बैंक में 2% से ज़्यादा का गिरावट हमें देखने को मिली। सबसे ज़्यादा बिकवाली पीएसयू बैंक में रही। चलिए शेयर बाजार के बाद अब आपको देते हैं सोने चांदी का हाल।
अमेरिका के टैरिफ लगाने से ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। 9 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 8,987 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट की कीमत 8,239 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 6,741 रुपये प्रति ग्राम रही। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत 93.90 प्रति ग्राम और 93,900 रुपये प्रति किलोग्राम रही। कल यानी कि 8 अप्रैल को कीमत में गिरावट रही थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट दाम का सोना 535 रुपये गिरकर 88,550 रुपये पर आ गया था, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 29 रुपये गिरकर 90,363 रुपये प्रति किलो हो गई थी। बता दें कि बाजार में एक चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि सोने में भारी गिरावट देखी जा सकती है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 94,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है। वहीं अब सोने में भारी गिरावट का दावा किया जाने लगा है। माना जा रहा है कि सोने का रेट 3 साल पुराने भाव पर पहुंच सकता है। मॉर्निंग स्टार नाम की अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी के मार्केट एक्सपर्ट जॉन मिल्स का दावा है कि सोने का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 38% तक नीचे गिर सकता है। बढ़ते हैं आगे। देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जल्द ही क्रांति आने वाली है। सीएनजी और ईवी के बाद अब सरकार का फोकस हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों पर आ गया है। सरकार ईवी से लेकर अन्य ग्रीन एनर्जीज पर फोकस कर रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों को लेकर 5 पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया और पूरी डिटेल दी इसकी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल ऑपरेशनल रूट्स और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशंस के लिए प्रपोजल आमंत्रित किए गए हैं। और काफ़ी जो जांच पड़ताल के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुल 37 वाहनों से जुड़ी 5 परियोजनाओं को फिलहाल मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर आई है। अब आप सोचेंगे अच्छी खबर क्या है, तो आप ईपीएफ मेंबर अगर हैं तो अब आपको मिलने जा रही है एक बड़ी सहूलियत। आप घर बैठे ही ईपीएफओ से जुड़ा एक काम करवा सकते हैं। अब वो काम क्या है तो वो आपको मैं बताती हूँ। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को जनरेट और एक्टिव करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी शुरू की है, जिसकी मदद से अब कर्मचारी उमंग ऐप इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से खुद अपना यूएएन जनरेट कर सकते हैं। ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को जनरेट और एक्टिव करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी शुरू की है, जिसकी जानकारी खुद श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद मंगलवार को दी है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ कर्मचारी उमंग ऐप के जरिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से खुद अपना यूएन बना सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी एम्प्लॉयर अपने नए कर्मचारी का यूएन इसी तरह इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आसानी से जनरेट कर सकता है। वहीं जिन पुराने सदस्यों का यूएन एक्टिवेट नहीं हुआ है वो भी उमंग ऐप के जरिए इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आईफोन यूजर्स का दिल तोड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में आईफोन के रेट बढ़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी अमेरिका में आईफोन 16 प्रो की कीमतें करीब 30% तक बढ़ सकती है। यही कारण है कि आईफोन अमेरिका के बजाय हिंदुस्तान में अब कम रेट पे मिलेगा। दरअसल स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन पर 54% और भारत पर 26% टैरिफ बढ़ोतरी के बाद से अमेरिका में एप्पल आईफोन 16 प्रो की कीमतें औसतन करीब 30% तक बढ़ सकती है। और अगर भविष्य में चीन द्वारा रिटेलिटरी टैरिफ को वापस लेने से मना करने पर अमेरिका फिर से अतिरिक्त 50% चार्ज लगाता है तो कुल टैरिफ 104% हो जाएगा, जिससे एप्पल आईफोन की कीमतें 50 से 60% तक बढ़ने का अंदेशा होगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आईफोन की कीमतों में बढ़ोतरी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि डिवाइस को कहां असेंबल किया गया है, लेकिन अगर औसतन 30% की बढ़ोतरी को भी हम देखें तो $1000 का आईफोन 16 प्रो लगभग $1300 का हो जाएगा। यानी कि भारत में अमेरिकी बोल सकते हैं कि आईफोन भारत से खरीदकर उनके लिए ले आएं।
चलिए अब आपको बताते हैं ऑटो सेक्टर में क्या नया है। यामाहा इंडिया ने हाल ही में इंडिया की पहली हाइब्रिड बाइक लॉन्च की है। इस बाइक को FZS Fi प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है। इसमें 150 सीसी का इंजन है, लेकिन माइलेज के मामले में बाइक 100 सीसी की मोटरसाइकिल को टक्कर देती है। यामाहा की यह बाइक 149 सीसी के ब्लू कोर इंजन के साथ आती है और आधुनिक OBD 2B नियमों का पालन करती है। इस बाइक में इंजन के साथ यामाहा की स्मार्ट मोटर जनरेटर टेक्नोलॉजी लगी है, जो इसे हाइब्रिड पावर देती है। यामाहा पहले ही अपने स्कूटर से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुकी है। इसके साथ ही इस बाइक में स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम भी है, जो पेट्रोल की बचत करता है। बताया जा रहा है कि ये बाइक 1 लीटर में 60 किलोमीटर तक की माइलेज देती है। वहीं अगर कीमत की बात करें तो इस बाइक की एक शोरूम कीमत 1,44,000 रुपये से शुरू होती है। तो फिलहाल के लिए ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। होप यू आर अपडेटेड नाउ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मनी 9 लाइव की वेबसाइट पर जाकर आप ये खबरें पढ़ भी सकते हैं। आपको हमारा मनी टाइम कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9।